हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इंटरवल के बाद की कहानी। सेल के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था, सेल मेम्ब्रेन के साथ हमने फिनिश किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और वो है सेल वॉल। बच्चों, सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल हर किसी में प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ फंगी में होती है, प्लांट्स में होती है, सारी सेल्स में, और कुछ एक बैक्टीरियाज में होती है। और ये सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्मल कोई सेल है, ये नॉर्मल कोई सेल है, और इस सेल के बाहर होती है सेल वॉल। मान लीजिए ये मैंने बना दी सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। तो ये जो है ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और सेल के जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इट प्रोवाइड्स, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरली, एंड इट गिव्स शेप टू सेल, सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट्स मैकेनिकल डैमेज, ये मैकेनिकल डैमेज मतलब मान लो किसी ने कोई प्रेस किया, आपने देखा होगा प्लांट को कभी भी आप जब प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो प्लांट्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं होते। एनिमल्स की स्किन को अगर आप पिंच करोगे तो वो इजीली अंदर प्रेस हो जाएगा। यानी कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन अगर प्लांट की, मान लो प्लांट की स्टेम है, ठीक है, प्लांट की स्टेम है, मोटा सा तना, तो जब आप उसको प्रेस करने की कोशिश करते हो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हालांकि हार्ड होने के रीजंस और भी बहुत सारे होते हैं अलग अलग, लेकिन हम जो मेन बोलते हैं वो बोलते हैं सेल वॉल की वजह से। देयरफॉर इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में पढ़ा था कि सेल स्वेलिंग होना, सेल का श्रिंक होना, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने पढ़ा था सेल को जब हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, सेल के अंदर पानी एंटर होने लगता है, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, सेल के अंदर कम थी, तो बाहर से सेल के अंदर पानी आना शुरू हुआ। मान लीजिए ये सेल थी, सेल के अंदर पानी आ रहा है, H2 अंदर आ रहा है, भर भर के पानी अंदर। और जैसे ये पानी आना शुरू होगा तो अगर ये एनिमल सेल है, अगर ये एनिमल सेल है मतलब इसके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं है, तो ये इजीली बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन प्लांट के अंदर देखो, ये सबसे अच्छी चीज है कि उसके बाहर लगी है सेल वॉल, और जब तक उसके बाहर सेल वॉल है तो वो सेल को बर्स्ट होने नहीं देगा। यानी कि सेल बिल्कुल नहीं फट सकती। प्लांट सेल के अंदर जितना भी वाटर आएगा वो फटेगी नहीं, वो उसको बचा के रख रहा है, फटने नहीं देगा, क्योंकि सेल वॉल अपने आप में एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, कि ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। हालांकि हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड ऑल और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो सेल वॉल में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बच्चों देखिए कि अगर कोई सेल, अगर किसी सेल को, ये हमने बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी कि वाटर पोटेंशियल या फिर वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा, तो क्या होगा, सेल से वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा। और जैसे ही सेल से H2O बाहर आना स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना बच्चों, मेम्ब्रेन श्रिंक होगी लेकिन सेल वॉल एज इट इज रहेगी। तो कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मान लीजिए ये सेल वॉल थी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज सेल वॉल, और ये अगर हमारी सेल वॉल थी तो अब जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन पिचक जाएगी कुछ कुछ हिस्सों पे। मान लीजिए जो सेल मेम्ब्रेन थी ये कुछ कुछ हिस्सों पे यहाँ पे अटैच हो रखी है सेल वॉल के साथ, तो ये जो है सारा पानी बस साइटोप्लाज्म में इतना सा बचेगा, और इसके अंदर न्यूक्लियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये वॉल से डिटैच हो जाएगी, ये वॉल से डिटैच हो जाएगी, सारा पानी बाहर चला गया, डिटैच हो गई, और इसी को हम बोलते हैं, देयर वी यूज अ टर्म एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों एक्चुअल में प्लाज्मोलाइसिस है क्या? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, अगर हम कल्लू की लैंग्वेज में बोले
कल्लू, ये हमारा गांव का लड़का। अगर हम गांव के लड़के की लैंग्वेज यानी कि कल्लू की भाषा में बोले तो प्लाज्मोलिसिस में होता क्या है, प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। जैसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं उसका सारा वाटर बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी। जैसे ही पानी बाहर आया तो जो सेल मेम्ब्रेन थी, ये ब्लू वाला ये सेल मेम्ब्रेन है और ये ब्लैक वाला सेल वॉल, तो जैसे ही पानी बाहर आएगा सेल श्रिंक होना स्टार्ट होगी, लेकिन सेल तो श्रिंक होगी लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी, बिकॉज सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो बच्चों होगा क्या कि ये सेल वॉल जो है ये डिटैच होना शुरू हो जाएगी, सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी, यानी कि अंदर पिचक जाएगी, लेकिन सेल वॉल एज इट इज रहेगी। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है बच्चों, अब प्लाज्मोलाइसिस के बाद देखो एक ये बहुत अच्छी कंडीशन है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सेल लिविंग है या डेड है। अगर वो सेल लिविंग है तो ये प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन, अगर हम फिर इस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है जिसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो चुका है, अगर उसको हम वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो अगर ये रिवर्स बैक आ जाती है अपनी सेम कंडीशन में, यानी कि वापस नॉर्मल हो जाती है, तो वो सेल होगी लिविंग। अगर इट गेट्स नॉर्मल तो वो लिविंग है, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं होती, अगर ये सेल अपनी कंडीशन रिवर्स नहीं कर सकती, यानी कि अगर एक बार प्लाज्मोलाइसिस हो गया और वापस से जब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, यानी कि वाटर अंदर जाएगा, ऑस्मोसिस होगा, तो वापस से नॉर्मल कंडीशन। अगर वो लिविंग है तो वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगी, अगर वो लिविंग नहीं है, डेड है, तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकती, क्योंकि डेड सेल में कभी भी ऑस्मोसिस नहीं होता। तो बच्चों ये था एक कंसेप्ट कि डेड सेल में ऑस्मोसिस नहीं होता, यानी कि एक बार प्लाज्मोलिसिस हो गया तो वापस उस कंडीशन में नहीं आ सकती। इसीलिए हम ये प्लाज्मोलिसिस जो है वो यूज कर सकते हैं किसी भी सेल का, मतलब किसी भी सेल, कौन सी सेल, जो प्लांट सेल हो या कोई फंगाई वाली सेल हो, ये पता लगाने में कि वो सेल लिविंग है या नहीं। अगर लिविंग है तो प्लाज्मोलिसिस के बाद वापस से अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर वो डेड है तो उसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, यानी कि उसकी ये प्लाज्मोलिसिस वाली कंडीशन परमानेंट हो जाएगी, वो कभी भी वापस नहीं हो सकती। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। अब हम देखते हैं जो थर्ड कंपोनेंट था सेल का, थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट था, एंड दैट वाज न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस। तो बच्चों अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जो बात की थी, दैट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिटेक्ट किया और वो स्टडी कर रहे थे पस सेल्स में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। देखो डेड सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, देन लिविंग सेल को डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने, एंड देन न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो यानी कि हमारे एक और चचा जान जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, दैट इज न्यूक्लियस। देखो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से जब हम देखते हैं तो हमें एक धागे जैसी कुछ चीज दिखती है, और बहुत सारे धागे टाइप न्यूक्लियस के अंदर, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड्स हैं, एंड दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो बच्चों वैसे नॉर्मली तो ये क्रोमैटिन होता है, लेकिन जब सेल्स डिवाइड करने वाली होती है, सेल डिवीजन में तुम पढ़ोगे इंटरफेज वगैरह वगैरह, माइटोसिस, मियोसिस एंड ऑल, जो हम इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कवर करेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा जब सेल डिवीजन होने वाली होती है तो ये क्रोमैटिन शेप लेता है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, और क्रोमोसोम में क्या होता है, देखो बच्चों ये क्रोमोसोम जो होता है वो कंटेन करता है डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर हमारा पूरा डीएनए होता है, और यही जो डीएनए है, ये जो देखो जो क्रोमैटिन था वो रोड शेप दिखता था, थ्रेड लाइक रोड शेप्ड। ठीक है बच्चों, ये जो क्रोमैटिन था थ्रेड लाइक रोड्स वगैरह की फॉर्म में दिखता था, और फिर ये क्रोमैटिन जो होता है वो बाद में कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, ये कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। और इस क्रोमोसोम में एक्चुअली है क्या, ये डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन ये दोनों सिनोनिम्स सी टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अगर क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देता है बस। और ये क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम कंटेन करता है हमारा डीएनए मतलब हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितना भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी इस डीएनए में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी इस डीएनए में कंटेंट है। ठीक है बच्चों, होता क्या है, देखो बच्चों तीन चीजें अब ध्यान से सुनना, जो अभी आपके लेवल की नहीं है लेकिन आगे जाके होगा। डीएनए जो होता है, ये डीएनए देखो कैसे प्रोटीन बनाता है, एक्सप्रेशन कैसे होता है, डीएनए कैसे कंट्रोल करता है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए,
मैसेंजर आरएनए को बोलते हैं, और ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये नेक्स्ट ईयर जब तुम 11th क्लास में आओगे तो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। और एमआरएनए से फिर एक बार और, एमआरएनए से जो होता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों। अब एनसीईआरटी कहती है कि जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो कुछ पार्ट जो होता है क्रोमेटिन का वो डार्क स्टेन होता है, कुछ लाइट स्टेन होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये ध्यान से सुनना। एक्चुअल में बच्चों होता क्या है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए का जो पूरा प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, डीएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। यानी कि ध्यान देना बच्चों, डीएनए जो होता है, डीएनए बहुत ज्यादा लेंथ में होता है। डीएनए की अप्रोक्सीमेट लेंथ जो होती है ह्यूमंस में 2.2 मीटर है। लेकिन आप ध्यान देखो 2.2 मीटर यानी कि इतना लंबा डीएनए और एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता। जी हाँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा हाईली कोइल्ड फॉर्म में होता है, और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन। डीएनए का कोइल्ड फॉर्म, बहुत ज्यादा कंडेंस, टोटली क्लोज पैकिंग होती है डीएनए की, और वो होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में या क्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान देना, ये जो डीएनए से प्रोटीन बना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। और ये डीएनए जो है एक बार में पूरा डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता, डीएनए का एक सेगमेंट एक्सप्रेस होता है। डीएनए का एक सेगमेंट इज एक्सप्रेस्ड, डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है, और उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन, है ना। तो हमारे डीएनए के बहुत सारे अलग अलग जीन्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के लिए। मान लो हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें जो भी हम जेनेटिकली बात करते हैं कि इंसान का बच्चा इंसान क्यों पैदा हुआ, कोई लायन क्यों नहीं पैदा हुआ, टाइगर क्यों नहीं पैदा हुआ, इंसान को इंसान इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इंसान जो था वो इंसान से पैदा हुआ, यानी कि उसके अंदर जो डीएनए आया वो डीएनए जो था वो इंसान का था, और उसके अंदर जो जीन थे वो भी ह्यूमन वाले थे, इसीलिए उन जीन से जो प्रोटीन बना वो भी ह्यूमन टाइप का बना, और इसीलिए हमारी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन का बना। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स हैं इनको बोलते हैं जीन। अब ध्यान देना, डीएनए जो है पूरा का पूरा डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता। डीएनए का कुछ पार्ट जो होता है इंफॉर्मेटिव होता है, यानी कि जीन होते हैं, और कुछ पार्ट जो होता है वो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं होता, कभी एक्सप्रेस नहीं होता। तो ध्यान देना बच्चों, जो पार्ट हमें एक्सप्रेस करना है डीएनए का, वो पार्ट जो हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा उसी पार्ट का, उससे बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन होगा, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, और उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन, इसके दो टाइप पॉसिबल है, इसके दो टाइप पॉसिबल है। एक है यूक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक यूक्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। और बच्चों जो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, ये बहुत ज्यादा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होता इजीली, मतलब जो हमें रिक्वायर भी नहीं है। यूक्रोमेटिन का बहुत ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होता है, बहुत ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हमें इसका कुछ यूज ही नहीं करना, ज्यादा इसका हमें ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करना, तो बच्चों ध्यान देना, देखो जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो पार्ट है इसका हमें ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करना, तो हम इसे टाइटली पैक्ड रखते हैं, टाइटली पैक्ड। ठीक है बच्चों, इसको टाइटली पैक करके रखते हैं। लेकिन जो यूक्रोमेटिन है, यानी कि एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, यानी कि जिसका बहुत ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, ये बच्चों इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा होना है, यानी कि इसको हम लूजली पैक्ड रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार खोलना, बार बार पैक करना वो इजी नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसे रखते हैं लूजली पैक्ड। और अगर इसे हम लूजली पैक्ड रख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करेंगे तो ये जो यूक्रोमेटिन है, ये जो यूक्रोमेटिन है, ये यूक्रोमेटिन होगा लाइटली स्टेन, लाइट कलर देगा। ठीक है बच्चों, और हेट्रोक्रोमेटिन जब स्टेन होगा तो इसका डार्क कलर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी में ऐसा क्यों लिखा है कि अगर हम न्यूक्लियस को स्टेन करें तो कुछ पार्ट उसका लाइट कलर का होगा, कुछ पार्ट डार्क कलर का होगा। लाइट कलर का इसलिए होगा क्योंकि वो यूक्रोमेटिन था, यानी कि डीएनए का या फिर हमारे जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन का एक्टिव पार्ट, और जो डार्क कलर हुआ जिसमें, वो हमारे डीएनए का इनएक्टिव पार्ट था, यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन था, जिसको हमने टाइटली पैक रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हुई कि न्यूक्लियस के बारे में। अभी आ जाओ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना बच्चों, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है,
ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और डबल लेयर देखो कुछ ऐसे होती है। पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, पार्ट्स में मेम्ब्रेन होती है और बीच बीच में कुछ स्पेसिस होते हैं, और उन स्पेसिस को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। मान लो ये जगह आने जाने के लिए है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियो पोर। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस का अंदर का पार्ट है जिसमें हमारा क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, और ये हमारी डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, जब हम इस न्यूक्लियस को सेफ्रेनिन डाई से स्टेन करेंगे तो सेफ्रेनिन डाई जो है इसको रेडिश कलर देती है। न्यूक्लियस को हमेशा सेफ्रेनिन डाई जो है वो रेड कलर देती है, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर भी जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट होगा, यानी कि ट्रू क्रोमैटिन, यानी कि जिसका रिएक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना है, जिससे धड़ाधड़ प्रोटीन बनना है, वो होगा लाइटली स्टेन, और बाकी होगा कैसे, डार्कली स्टेन। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस सारे फंक्शंस करता है, न्यूक्लियस के हाथ में ही सारी भागदौड़ है, पूरी सारी जो है वो न्यूक्लियस के हाथ में। तो हम ये जो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेनस होता है वो होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें बच्चों तो ध्यान देना, प्रोकैरियोट्स में ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर, उसमें जो हमारा क्रोमैटिन है या डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड की जो हम बात करते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये पूरा बाहर सेल में नेक्ड पड़ा होता है, इसके ऊपर ऐसे कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसीलिए ये जो डीएनए है, डीएनए का वाला कंटेंट है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते ही नहीं है, इसको न्यूक्लियस बोला ही नहीं जाता, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है बच्चों, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस टर्म डिफाइंड होती है, ये न्यूक्लियस टर्म डिफाइन होती है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, जबकि ये न्यूक्लियोइड जो है ये टर्म यूज करी जाती है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस प्ले रोल इन सेल डिवीजन। देखो बच्चों, ये हमारी जो सेल थी, सेल डिवाइड हुई और इससे दो छोटे छोटे सेल्स बने जिनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। अब ध्यान देना बच्चों, इनको डॉटर सेल इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये फीमेल है वगैरह वगैरह। इन डॉटर का जो मतलब है, इस डॉटर वर्ड का जो मीनिंग है वो यहां पर किसी सेक्स से रिलेटेड नहीं है कि ये बॉय है या गर्ल है। यहां पे डॉटर का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि ये जो है ये इस प्रीकर्सर सेल की प्रोजेनी है, ये है प्रीकर्सर सेल और अर्लियर एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अगर सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी कि प्रीकर्सर सेल। तो ये बच्चों हमारा प्रीकर्सर सेल और प्रीकर्सर सेल डिवाइड होकर दो सेल बने, उनको हमने बोला प्रोजेनी सेल्स, प्रोजेनी सेल्स या डॉटर सेल। तो यहाँ पर ध्यान देना, डॉटर का मतलब लड़की नहीं है, यहाँ पर कोई सेक्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चों जो सेल डिवीजन होती है इसके दो पार्ट, मियोसिस माइटोसिस, हम वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की नॉट डिफाइंड होती है, मतलब डिफाइन नहीं होती, इसलिए उस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि हम यूज करते हैं प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक है बच्चों, अब एक मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में ये आता है, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सिर्फ जो है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें कि देखो बच्चों प्लांट्स में जो है, प्लांट्स में एक प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल होता है, और ये भी जो है ये चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, प्लांट के अंदर होता है एक सेल ऑर्गेनल जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें, बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया था कि, या फिर हमने पढ़ा होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि कई बार बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो अगर प्लांट्स में प्लास्टिड के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, और ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो प्लास्टिड है ये बैक्टीरिया में नहीं होता, तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ? अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और उसके अंदर प्लास्टिड नहीं है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ? तो बच्चों ध्यान देना, बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस है उनके अंदर, बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में एक स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, और उन वेसिकल्स के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल,
और वो इस क्लोरोफिल को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, यानी कि प्लास्टिड बैक्टीरिया में नहीं होते। बैक्टीरिया में तो स्मॉल वेसाइकल होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जिसको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। ठीक है, ये सेल का थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब आपको पता ही चल गया इतना, तो अभी तक हमने जितना भी सेल पढ़ा कि सेल का जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो सेल का लिक्विड पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि इट इज फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। इट इज फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि फ्लूइड का जो सेल फ्लूइड कंटेंट है सेल का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और आपने देखा होगा जब हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट किया था, तो अनियन पील एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा सेल का डायग्राम आया था, उसके अंदर एक डायरेक्टली स्टेन न्यूक्लियस और बाहर जो लाइटली स्टेन था, ये लाइटली स्टेन क्या था, ये लाइट स्टेन फ्लूइड जो था ये था हमारा साइटोप्लाज्म। ये था बच्चों हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो साइटोप्लाज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, तो बच्चों ध्यान देना, साइटोप्लाज्म जो है इट इज मेन अरीना, अरीना मतलब होता है जगह, स्थान, मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल्यूलर एक्टिविटी का मैदान है, यानी कि सेल की सारी एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, किसी चीज का ब्रेकडाउन, किसी चीज का सिंथेसिस, कोई बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, ये सारी चीजें, सारे रिएक्शंस, सब कुछ, डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन, सब कुछ चल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि साइटोप्लाज्म सेल की एक ऐसी जगह है जिसके अंदर सेल का पूरा फंक्शन चल रहा है, यानी कि सेल साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, और जो हमारी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, जो हमारी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स भी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यानी कि आर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। यानी कि सारी सेल ऑर्गेनल, चाहे राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग सारी की सारी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो यहाँ पर दो डायग्राम्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। ये देखो, ध्यान से देखना, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये पूरी एक सेल है, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बाइलिपिड लेयर होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की मिलके बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है बच्चों, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर होता है सेल का साइटोप्लाज्म, सेल का न्यूक्लियस जिसके बारे में हमने बात की थी, और ये अलग अलग टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स जिनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो जब हम सेल के पास पहुंचे थे तो हमने बोला सेल आपके अंदर क्या क्या है, तो उसने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये सेल जो है ये एक पूरी कंट्री है और ये जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारे इसके स्टेट्स हैं, और जो इसका न्यूक्लियस है ये सबको कंट्रोल करता है, यानी कि ये इसका सेंट्रल मोस्ट पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इसकी कैपिटल है। ठीक है बच्चों, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और बाकी डिटेल हम जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी हम लास्ट में इस पे एक शॉर्ट व्यू देखेंगे। ये होता है वैक्यूल। देखो, क्योंकि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, या फिर ना के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है। लेकिन यही वैक्यूल जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये वैक्यूल जो है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रोसोम जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं और इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम, और लाइसोसोम का आपने सुना भी होगा, दिस इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी कि सेल में अगर कोई इंजरी होती है और अगर वो इंजरी ऐसी है कि जो इरिवर्सिबल है तो ये लाइसोसोम जो है वो फट जाता है और पूरी सेल का लाइसिस कर देगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपनी ही सेल का डाइजेशन कर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। एक होती है बच्चों गोल्जी वेसाइकल। गोल्जी वेसाइकल जो होती है या फिर गोल्जी बॉडी, ये जो गोल्जी बॉडी है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसका फंक्शन भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।
अब बच्चों ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो रफ अपीयरेंस देती है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और दूसरी टाइप की रेटिकुलम होती है जो इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो हमें स्मूथ दिखती है, और उसके अपीयरेंस के बेसिस पर ही उसे नाम दिया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों ये पढ़ा हमने एनिमल सेल के बारे में। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है एक ही होता है सेल वॉल। कि प्लांट सेल जो होती है इसमें देखो ये मेम्ब्रेन थी ब्लैक वाली, इसके बाद जो ग्रीन ये कवरिंग है ये है सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल को बस्ट नहीं होने देता। ठीक है, और सेल का जो प्लांट सेल में जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल, और ये वैक्यूल जो होता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ये वैक्यूल अकेला ऑक्यूपाई करता है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एनिमल सेल्स के जैसे सेम होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऐसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। एक और जो अलग चीज होती है वो होती है ये क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक अलग से प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल ऑर्गेनल, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट सेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है। एनिमल्स में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो भी एनिमल्स में इसका मतलब एब्सेंट है, और उसके कारण एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो अब बच्चों एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल आती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आती है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको ER भी लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्चुअल में होता क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। देखो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है, बहुत सारी आपस में कनेक्टेड होती है, और ये फाइनली किससे कनेक्टेड होती है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होती है, और उसी के ओरिजिन से ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही ये पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो इनके अंदर का सिस्टम यानी कि जिसको बोलते हैं इनर साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये ट्यूब के जैसे भी दिख सकते हैं या फिर वेसाइकल के जैसे भी दिख सकते हैं, मतलब सर्कुलर शेप भी पॉसिबल है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो ये मेम्ब्रेन है यानी कि ये जो मेम्ब्रेन ने स्ट्रक्चर बाउंड किया इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है। यानी कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लेयर होती है वो भी बायलिपिड मेम्ब्रेन या फिर बोल सकते हैं कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो टाइप का होता है। अभी अभी जो हमने डायग्राम्स में देखा ये दो टाइप का होगा, एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होगा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का रेटिकुलम होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिख रहा था हमने अभी अभी पढ़ा, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए वो हमें कैसा दिख रहा था, स्मूथ दिख रहा था। दोनों के अपीयरेंस में डिफरेंस आया था। अब देखो बच्चों राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या फिर राइबोसोम के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा। देखो राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनल्स है जिसकी दो यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट एक स्मॉलर यूनिट, और इनके बीच में होता है mRNA। थोड़ी देर पहले जब न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो DNA है, डीएनए से होता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे बनता है mRNA, और उस mRNA का होता है ट्रांसलेशन, और उससे बनते हैं हमारे प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ये पूरा प्रोसेस था, यानी कि डीएनए का एक सेगमेंट जिसको हमने जीन बोला था, और उस जीन से ये प्रोटीन बनता है,
और ये प्रोटीन बनाने का काम, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो ये काम होता है राइबोसोम का। इसका मतलब हमारे पास जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्लियर हो गया। और इसका फंक्शन ये हो गया कि अगर इसके ऊपर राइबोसोम है, इसका मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हुआ। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है वो लिपिड्स और फैट्स के सिंथेसिस में काम आती है, यानी कि ये लिपिड्स और फैट का सिंथेसिस करती है। ठीक है बच्चों, और ये जो है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मिलकर इन लिपिड के साथ मिलकर सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि इनका कुछ पार्ट, वैसे कुछ प्रोटीन हो सकता है हार्मोन बने, कुछ प्रोटीन हो सकता है एंजाइम्स बने, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी यूज होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड्स या फिर फैट्स। ठीक है, और ये कहां से आए, ये यहीं से आते हैं। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों मिलके ये अपना प्रोटीन देती है और इधर से ये अपना लिपिड देता है, और दोनों मिलके सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आई एम राइटिंग इट एज सीएम। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं रफ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है कि कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज करती है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, क्योंकि उसके ऊपर होता है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स करते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का काम। तो ये फंक्शन हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और कुछ लिपिड्स जो हैं वो सिंथेसाइज करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस जो भी होता है किसी भी सेल के अंदर, वो डिपेंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, RER NSER दोनों मिलाकर। और ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं इनसे बनते हैं हार्मोन। किसी भी बच्चों हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो उस हार्मोन का या तो नेचर होगा प्रोटीनेशियस या होगा लिपिड। ठीक है, दो टाइप के हार्मोन का नेचर होता है, या तो प्रोटीन नेचर होगा या लिपिड नेचर होगा। ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वहां पे एंजाइम के नाम से पूरा चैप्टर है, और फिर हार्मोन्स भी आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब बच्चों अगर प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन्स के बारे में एक फैक्ट मैं बता देता हूं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ऑल मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है, और वहां पे आपके लिए मैंने फिलअप छोड़ा है। तो अभी वीडियो को पॉज करो, सर्च करो और इसका आंसर डालो कि एक ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो कि नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर हो, यानी कि जो प्रोटीन से ना बना हो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। It serves as channel for transport। अब बच्चों देखो, कोई भी चीज जो बनी, कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर हुई किसी भी फैक्ट्री में, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि हम ट्रक वगैरह में डाल के उसको रोड के थ्रू या रेल के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सप्लाई करना। तो सेल के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सप्लाई का काम करता है, वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सप्लाई दो तरीके से हो सकती है, जिसमें नंबर 1 आती है विद इन सेल, यानी कि सेल के अंदर ही सप्लाई हो रही है, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सप्लाई करवानी है। एंड द सेकेंड इज आउटसाइड द सेल और फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ये दूसरे टाइप की ट्रांसपोर्ट हुई। पहला ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटो टू साइटो, यानी कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, या फिर साइटोप्लाज्म से अंदर लेके जाना है, न्यूक्लियस में लेके जाना है, तो उसका ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों ये फंक्शन हुआ। अब नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट ऑल्सो सर्व्स एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। इट ऑल्सो सर्व्स एज साइटोप्लाज्मिक cytoplasmic framework।
और ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क एक्चुअल में होता है क्या बच्चों, ध्यान देना, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब बच्चों आप देखो, आप जब भी कोई नया घर बनता है, आप जब भी कोई नया घर बनता है तो उसमें ऐसे करके पिलर्स लगे होते हैं जो उसकी छत को रोकते हैं, और जो उसकी छत होती है उसमें भी पहले आयरन रोड्स यानी कि लोहे के जो सरिया होते हैं उनका नेटवर्क होता है पूरा। तो ये नेटवर्क एक्चुअल में करता क्या है, ये वो नेटवर्क जो है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क एक्ट करता है। और सिमिलरली अगर हम बात करें सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी अभी जब हमने लास्ट थोड़ी देर पहले जो डायग्राम देखा था कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में, तो ऐसे न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन थी, और ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन में यहां से फिर इसकी एक्सटेंशन से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया था। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरी सेल में फैला होता है, मान लो ये पूरी सेल है और उसके अंदर ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला है, यानी कि इट आल्सो एक्ट एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी कि उसको सपोर्ट करने का काम करता है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, एज अ सपोर्ट काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा बच्चों, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन ये बोलता है कि देखो बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो सर्व्स द फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, यानी कि टॉक्सिक्स को हटाना। टॉक्सिन क्या होते हैं, देखो बच्चों, टॉक्सिक होते हैं जहर, पॉइजन। बच्चों हमारी सेल में एक टाइम पे बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस चल रहे हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और बहुत सारे, यानी कि और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ काम कर रहे हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं हमारी बॉडी में एट अ टाइम। उन सारी रिएक्शंस में हमेशा जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेनिफिशियल हो सकता है वो कोई टॉक्सिन सब्सटेंस हो जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको रिमूव करना भी जरूरी है। दूसरी चीज ये कि मान लो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए, उन्होंने अपना फंक्शन किया और उसके बाद वो यूजलेस हो गए, यानी कि उनको एलिमिनेट करना जरूरी है, उनको वहां से हटाना जरूरी है। और वो किस लिए जरूरी है, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब उनका कोई फंक्शन नहीं रहा। और अगर हमारी बॉडी में ऐसी कोई चीज होती है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन बन जाती है, टॉक्सिक होती है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो सिमिलरली बच्चों, सेल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बनते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता, और उनको एलिमिनेट करने का काम यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर हमने 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े, ये चारों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, और इन्हें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। अब बच्चों बढ़ते सेकंड सेल ऑर्गेनल की तरफ, एंड दैट इज गोल्गी अपैरेटस। सेकंड वन इज गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस, देखो बच्चों, गोल्गी अपैरेटस जो है ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया था। और ये गोल्गी अपैरेटस जो था, ये गोल्गी अपैरेटस एक ट्यूब्स का नेटवर्क था, पैरेलली अरेंज्ड ट्यूब्स थे। अब देखो बच्चों वो कैसे थे, ऑलरेडी वैसे हम उसका डायग्राम अभी बना चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको डायग्राम्स के थ्रू बना के दिखा देता हूं। ये देखना बच्चों, ये गोल्गी अपैरेटस के डायग्राम, तो ऐसे करके पैरेलल स्टैक्स होते हैं, पैरेलल स्टैक्स होते हैं, और ये ऐसे करके ये होगी गोल्गी अपैरेटस। तो बच्चों देखो, गोल्गी अपैरेटस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्चुअल में अगर इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि मैनी फ्लैट डिस्क। देखो बच्चों, ये ऐसे दिखने में रोड जैसी दिख रही है, लेकिन अगर इसका 3D व्यू देखेंगे, अगर इधर से सामने से इसको देखेंगे तो ये फ्लैट डिस्क की तरह होगी, फ्लैट डिस्क। ठीक है बच्चों, तो मैनी फ्लैट डिस्क दे अरेंज पैरेलली, मैनी फ्लैट डिस्क अरेंज पैरेलली, और पैरेलली अरेंज होके वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा गोल्गी अपैरेटस। देखो जो पैरेलली तो इनको अरेंज कर दिया, और ये जो सैक्स होते हैं डिस्क से, फ्लैट डिस्क जो होती है, इनका एक और टर्म होती है, और इनके दूसरे टर्म को नाम दिया जाता है सिस्टरने, CISTERNAE, सिस्टरने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, याद रख लेना, पूछा भी जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि सिस्टरनी आर रिलेटेड टू डैश सेल ऑर्गेनल, तो वहां पे आपको आंसर क्या भरना होगा, गोल्गी अपैरेटस। तो बच्चों बात कर लेते हैं गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन के बारे में। बच्चों अभी हमने जो पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन था कि उसने कोई प्रोडक्ट बनाया,
मान लो चाहे वो प्रोडक्ट लिपिड था चाहे प्रोटीन था, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। अब बच्चों आपने ये देखा होगा जब कभी भी हम कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर हम कोई गुड ऑर्डर कर रहे हैं, कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो अच्छे से पैक होके आता है। वो पैकिंग हमें वहां पे नहीं दिखती, वहां पे हमें सिर्फ उस चीज का फोटो दिख रहा होता है जिसे हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आता है अच्छे से पैक होके आता है, पॉलीथीन और कार्डबोर्ड वगैरह एवरीथिंग, तो उस चीज से सब चीज से पैक होके आता है। यानी कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उस प्रोडक्ट का पैकिंग का काम करती है। सिमिलरली बच्चों, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए प्रोटीन बनाया या लिपिड बनाया, तो गोल्गी अपैरेटस क्या बोलता है? गोल्गी अपैरेटस है उसका पैकिंग करने वाला काम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी सामान बना के गोल्गी अपैरेटस के पास भेज देता है और ये गोल्गी अपैरेटस फिर पैकिंग का काम करता है, यानी कि ये पैकिंग बॉय है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोडक्ट बनाया और फिर उसे पैकिंग के लिए कहां भेज दिया? पैकिंग के लिए कहां भेज दिया? पैकिंग के लिए भेज दिया गोल्गी अपैरेटस, यानी कि इस गोल्गी अपैरेटस ने पैकिंग का काम किया, यानी कि पैकेजिंग प्लस डिस्पैचिंग। देखो बच्चों, डिस्पैच करना यानी कि उसको आगे की डिलीवरी की तरफ बढ़ा देना, ठीक है, उसकी डिलीवरी करवाने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? गोल्गी अपैरेटस। यानी कि गोल्गी अपैरेटस एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की वेल फर्निशिंग करेगा, पैकिंग करेगा, फाइनल टच देगा उस प्रोडक्ट में, उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा और फिर उसको डिस्पैच कर देगा, यानी कि आगे भेज देगा। ठीक है बच्चों, फिर उसको जहां पे भी जाना होगा उसे वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक फंक्शन हम ये भी बात करते हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल, वो भी इसी फंक्शन के अंदर आता है वैसे तो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एमआरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यानी कि कोई भी प्रोटीन जब बन के तैयार हो जाता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करने होते हैं, फाइनल टच देना होता है, तो वो फाइनल टच देने का काम भी होता है गोल्गी अपैरेटस का। तो यहाँ पे बच्चों रोल आता है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बात की गोल्गी अपैरेटस की। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज लाइसोसोम। थर्ड हमारी सेल ऑर्गेनल जो आती है बच्चों, वो आती है लाइसोसोम। और लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम्स दे आर मेड बाय गर्ल, अब देखिए एक ट्रिक है ये, इस ट्रिक को ध्यान से समझना। लाइसोसोम्स आर मेड बाय गर्ल, GERL। देखिए बच्चों, यहाँ पे G का मतलब है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपैरेटस और ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो गर्ल का कंसेप्ट है बच्चों, उसमें ये होता है कि अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को देखिए जो एक गर्ल वाली ट्रिक है, इसमें G मतलब गोल्गी अपैरेटस, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L मतलब होता है लाइसोसोम। इसका मतलब ये तीनों इंटरलिंक्ड है। आप ध्यान से समझना, जो ये गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइसोसोम को। तो अगर हम ये माने कि ये गोल्गी अपैरेटस जो है ये फादर है, ठीक है बच्चों, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER जो है ये मदर है, इस फादर और मदर इन दोनों ने मिलकर बनाया लाइसोसोम को। यानी कि बच्चों इन तीनों, ये जो तीन हमारी सेल ऑर्गेनल है, फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड पे हमने पढ़ा गोल्गी अपैरेटस, थर्ड पे लाइसोसोम, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब आप ये बात समझना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मदर थी, मदर ने देखो, माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है यानी कि बातें सिखाती है। सिमिलरली लाइसोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिए प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों, और ये प्रोटीन कौन से थे? ये थे एंजाइम्स। ये वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनसे वो अपनी फंक्शनिंग कंप्लीट करता है। अब बच्चों देखो, लाइसोसोम का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपनी पूरी सेल को डाइजेस्ट करे। लाइसोसोम जो होता है वो अगर बैक्टीरिया है, या तो बैक्टीरिया हो या फिर फूड हो, ठीक है बच्चों, या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स हो। जब सेल ऑर्गेनल्स बूढ़े हो जाते हैं तो उन ऑर्गेनल्स को भी ये जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के पास भेजा जाता है तीनों को। ये मान लीजिए लाइसोसोम है और ये इन तीनों को क्या कर देता है? डाइजेस्ट करता है। यानी कि ये सारे इसके फंक्शन है। कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो हमारी बॉडी में WBC सेल्स होती हैं। WBC यानी कि हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे सोल्जर्स, वो WBC किसी भी बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है ईटिंग, सेल ईटिंग, तो उसे खा लेते हैं और उसे फिर लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही बैक्टीरिया वगैरह में जो अमीबा होता है उसमें फूड के साथ लाइसोसोम, फूड वैक्यूल होता है, फूड के साथ लाइसोसोम को डिफ्यूज करवाते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम्स उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर फेंक दिया जाता है और जो जरूरी चीजें होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिमिलरली हम किसी सेल की बात करें जिसके सेल ऑर्गेनल बूढ़े हो चुके हैं, जो काम के नहीं है, तो उन्हें अगर सेल से हटाना है तो उसमें भी लाइसोसोम का यूज
होता है बच्चों, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दीज ऑल दीज फंक्शन इट इज कॉल्ड एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल, ठीक है बच्चों, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल, ठीक है बच्चों। अब अगर हमने बोला कि ये डाइजेस्ट कर रहा है, और ये डाइजेस्ट कैसे कर पा रहा है, बिकॉज ये इसलिए ऐसा इसलिए कर पा रहा है बिकॉज इट हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसे कहाँ से मिले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को दिए इसकी माँ ने, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको दिए माँ ने, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और इन एंजाइम्स की हेल्प से ये जो है ये सारे फंक्शन करता है। अब बच्चों नॉर्मली क्या होता है, ये एंजाइम्स जो होते हैं ये एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, यानी कि इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं होते, नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन जैसे ही सेल में कोई इंजरी होती है, बहुत खतरनाक इंजरी हो गई जिसका मतलब इलाज नहीं किया जा सकता, हीलिंग नहीं हो सकती, तो सेल को मरना पड़ेगा, डेथ होगी, और उस इंजरी के कारण ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स है ये एक्टिव हो जाते हैं और ये लाइसोसोम जो अपना फंक्शन करता है, ठीक है। और उस फंक्शनिंग के टाइम पे ये जो है, ये जो लाइसोसोम होता है ये अपनी खुद की सेल को इट डाइजेस्ट इट्स होल सेल, ये अपनी पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, यानी कि ये सेल में पड़ा हुआ एक सुसाइडल बैग है जो जब ओपन होगा तो पूरी सेल को लाइसिस कर देगा, यानी कि अपनी खुद की सेल को डाइजेस्ट कर देगा। अब चलो बढ़ते हैं नंबर 4 पे बच्चों, और नंबर 4 पे हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन 3 सेल ऑर्गेनल्स के पढ़ने के बाद जो 4th सेल ऑर्गेनल आती है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बच्चों अपने आसपास जब हम बात करते हैं, कोई पावर स्टेशन होता है यानी कि बिजली घर होता है, ठीक है, यानी कि पावर हाउस अगर हमारे घर के आसपास कोई होगा तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरे एरिया में वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देता है, यानी कि एनर्जी सप्लाई देता है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल उसको बोलते हैं, यानी कि पावर हाउस का मतलब हो गया कि ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो सेल के एनर्जी के खर्च को बियर करता है, मतलब सेल के जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो एनर्जी प्रोवाइड कराना काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, जब हमने सेल से भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी एनर्जी कहाँ से आई, आप काम कैसे करते हो, जिंदा कैसे हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही है, कोई रिएक्शन चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो सारा खर्च उठाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। मेरे पास एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है और इसीलिए वो हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है और उसका नाम है पावर हाउस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हुआ। अब जब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं, यानी कि एक एडिनोसाइन एक बेस है, उसके साथ 3 फॉस्फेट्स होते हैं, 3 फॉस्फेट। एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और ये जो इस ए और पी के बीच की जो बॉन्ड है एडिनोसिन, यानी कि इसमें ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब देखिए 3 फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। तो इसमें से जैसे जैसे फॉस्फेट और एडिनोसाइन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके ही एनर्जी रिलीज की जाती है। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है इससे हमारे जितने भी यूजफुल वर्क है वो सारा काम सेल करती है, यानी कि ये हो गया एनर्जी ड्राइव करने का प्रोसेस। और इसीलिए इस एटीपी को करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी इसी फॉर्म में यूज होती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेंसी ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। इसको करेंसी ऑफ सेल बोल दिया तो जितनी भी ये एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में होती है वो सारी एनर्जी वर्क करने में यूज कर ली जाती है। अब बात करते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही खास चीज, बिकॉज दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज डॉक्टर स्ट्रेंज फॉर द सेल। डॉक्टर स्ट्रेंज बच्चों मूवी आपने देखी होगी तो जरूर देखना, दिस इज डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक नहीं सेल के पास बल्कि 2 डॉक्टर स्ट्रेंज है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है हमारा प्लास्टिड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनको डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों बोला बच्चों, बहुत स्ट्रेंज है। बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के छोड़कर जितनी भी हैं वो अपनी सारी जरूरतों के लिए सेल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि सेल के डीएनए पे डिपेंड करती है। सेल के डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन दूसरी सेल ऑर्गेनल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की और प्लास्टिड की,
इनके पास है खुद का डीएनए, इनका खुद का डीएनए है, यानी कि दे आर कोल्ड एज सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस यानी कि कुछ हद तक ये सारे काम खुद भी कर सकती है और कुछ थोड़ी बहुत चीजों के लिए ये सेल के ऊपर डिपेंड करती है, अदरवाइज ये अपने सारे काम अपने डीएनए से चला सकती है। इनका खुद का डीएनए है, यानी कि इनकी खुद की सरकार है, दूसरे का इंटरफेयर पसंद ही नहीं करते ये लोग। तो ये दोनों हो गए डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है बच्चों, अब चलो मैं थोड़ी चीज और बताता हूं, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों जो स्ट्रक्चर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है, आपने डायग्राम में भी देखा होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डुअल मेम्ब्रेन का है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हाईली पोरस है। हाईली पोरस, पोर मतलब होता है कि इसमें छेद हो, यानी कि हाईली पोरस का मतलब बहुत सारे होल्स हैं, यानी कि चीजों के मूवमेंट पर कुछ अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। दिस इज हाईली पोरस, यानी कि इसकी जो परमिएबिलिटी है आउटर मेम्ब्रेन की बहुत ज्यादा है। एक बच्चों इनर मेम्ब्रेन होती है और वो हाईली फोल्डेड होती है, देखो ऐसे फोल्ड बने होते हैं अंदर की साइड। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी इनर मेम्ब्रेन, इससे बने होते हैं फोल्ड्स। ठीक है बच्चों, ये फोल्ड्स बने होते हैं मेम्ब्रेन के। और ये मेम्ब्रेन के फोल्ड्स क्यों बने होते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? तो जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं और उन फोल्ड्स का रोल है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया, ऐसे फॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। और बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज करके हमें फायदा क्या हुआ? क्योंकि बच्चों ये इनर मेम्ब्रेन का सरफेस ही है, इस इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पर ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से बनती है एटीपी, यानी कि हमारी एनर्जी। तो इन केमिकल रिएक्शंस यानी कि इनर मेम्ब्रेन का रोल समझ में आया। तो बच्चों ये हुआ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और बच्चों ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का खुद का डीएनए होता है, तो कुछ ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी सी सेल, इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है तो कुछ ऐसी फील आती है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर एक और सेल, क्योंकि एक और चीज ऐसी है जिसके पास डीएनए है, एक प्लास्टिड होता है। ठीक है बच्चों, ये प्लास्टिड मैंने बना दिया, मान लीजिए प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए। तो इन दोनों को ये भी बोला जाता है कि ऐसा लगता है कि इस बड़ी सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों छोटे छोटे सेल्स हो, यानी कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेल विद इन सेल। और ये भी आप हायर क्लासेस में अच्छे से समझने वाले हैं, दिस इज सेल विद इन सेल। तो बच्चों ये बात हुई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद चलो अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 2, दैट इज प्लास्टिड्स। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं प्लास्टिड पर। प्लास्टिड आ गया नंबर 5 सेल ऑर्गेनल, दैट इज प्लास्टिड। ठीक है बच्चों, अगर देखो मैं बच्चों प्लास्टिड के बारे में बता देता हूं। वैसे एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में मुख्यतः सिर्फ 2 ही प्लास्टिड के नाम दिए हुए हैं, एक क्लोरोप्लास्ट एक ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन बीच में उन्होंने एक लाइन इंसर्ट करी है, ध्यान से देखना। एक लाइन उन्होंने कुछ ऐसी लिखी है कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनकी वजह से प्लांट्स को अलग अलग कलर मिलते हैं, लेकिन उस वाले प्लास्टिड का नाम इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसलिए बच्चों हम जो टाइप्स पढ़ेंगे प्लास्टिड के, हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों, तो पहली बात कर लेते हैं प्लास्टिड किन किन में प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, देखो बच्चों प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लस ऑल यूग्लिनॉइड्स। और ये यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपको आगे अच्छे से समझ में आएंगे जब आप एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दैट व्हाट आर दीज यूग्लिनॉइड्स। देखो बच्चों इनका जो प्लास्टिड का साइज होता है, इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दे आर इजीली विजिबल, दे आर इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसलिए ये माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि इनका साइज रिलेटिवली बाकी सेल ऑर्गेनल से बड़ा होता है। प्लास्टिड्स हैव पिगमेंट्स, तो बच्चों अगर हम किसी भी प्लांट का कलर देखते हैं, उसके लीफ जो है जरूरी नहीं है ग्रीन हो, मैक्सिमम ग्रीन होते हैं, लेकिन वॉयलेट, येलो, रेड, अलग अलग तरीके के जो आप पिगमेंट्स देखते हैं लीव्स वगैरह के प्लांट्स के, तो वो जो है ये स्पेसिफिक कलर जो आते हैं वो इन प्लास्टिड्स के पिगमेंट की वजह से ही आते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं हैव पिगमेंट्स which gave particular color to the plant, particular color to the plant। ये प्लांट को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो रोल है वो रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखना, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, देखो बच्चों इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इसी पिगमेंट के बेस्ड पर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट,
कौन से टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है बच्चों, उसी के हिसाब से बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, और उसी के आधार पर इस प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी बच्चों हमारे पास आती है क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी भी चीज है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक क्रोमोप्लास्ट हो गया, और अब थर्ड नंबर पे आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों ध्यान देना, फर्स्ट और थर्ड वाले के नाम के बारे में एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से लिखा है। उसने एक लाइन इंसर्ट की है क्रोमोप्लास्ट के बारे में, लेकिन क्रोमोप्लास्ट उसने वर्ड यूज नहीं किया। तो बच्चों हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 3 डिवीजन हुई, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है इट कंटेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है बताओ। इस क्लोरोफिल का फंक्शन होता है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि वो अपना फूड खुद से प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल। और एनिमल्स में ये क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हम एनिमल्स जो है वो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये क्लोरोफिल जो है वो की फैक्टर है खुद का फूड सिंथेसाइज करने में। एंड ड्यू टू दिस क्लोरोफिल ऑल प्लांट्स, मोस्टली ऑल प्लांट्स आर green, mostly all plants are green due to the presence of this chlorophyll, mostly all plants are green। ठीक है बच्चों, तो हमने बात की क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है क्रोमोप्लास्ट पे। बच्चों क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स। देखो बच्चों, कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं जो वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हो तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, बिकॉज ऑयल इज नॉट वाटर सोल्यूबल बट दिस ऑयल इज फैट सोल्यूबल। तो बच्चों एक फैट सोल्यूबल भी सब्सटेंस होते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप सोल्यूबिलिटी वगैरह के साथ डील करोगे। तो इसके अंदर होते हैं फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स, यानी कि जो फैट्स या फिर बात करते हैं हम लिपिड्स के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, पानी के अंदर नहीं होते, और उनको नाम दिया जाता है कैरोटिनॉइड्स। और बच्चों ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये बच्चों क्या करते हैं, ये प्लांट को अलग अलग टाइप के कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर आया, या फिर रेड कलर आया, या फिर ऑरेंज कलर आया। तो ये जितने भी सारे कलर हैं ये आते हैं ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तो ये दूसरे टाइप का प्लास्टिड हुआ। अब बच्चों बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। देखो बच्चों ल्यूकोप्लास्ट जो है बहुत स्ट्रेंज है, ये अपने आप में भी स्ट्रेंज है, क्योंकि उसके वेरिड साइज होते हैं, अलग अलग टाइप के साइज होते हैं, और अलग ये स्टोरेज का काम करता है। ये बच्चों स्टोरेज का काम करता है, और क्या चीज स्टोर करता है उसके बेसिस पर इसकी फर्दर डिवाइड किया गया है ल्यूकोप्लास्ट को। और ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, एमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। स्टार्च मतलब बच्चों कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करते हैं दे आर कॉल्ड एज एमाइलोप्लास्ट। तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उनका काम होता है स्टोरेज भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करेंगे दे आर कॉल्ड एज एमाइलोप्लास्ट। एक बच्चों होता है इलियोप्लास्ट, ELAIOPLAST, इलियोप्लास्ट। एंड दीज इलियोप्लास्ट दे स्टोर व्हाट, दे स्टोर फैट एंड ऑयल। ये बच्चों ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं। और एक थर्ड टाइप के एक और होते हैं, उनको बोलते हैं इल्यूरोप्लास्ट, ELEURO, इल्यूरोप्लास्ट। और ये इल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं ये बच्चों स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। तो हमने यहाँ पे ये समझा बच्चों कि देखिए स्टार्च को स्टोर करने के लिए अलग, फैट को स्टोर करने के लिए अलग, और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए अलग हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है। तो ये बच्चों ये बात हुई यहाँ पर प्लास्टिड के बारे में। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें कि ये प्लास्टिड भी जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और इनको भी हम डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, इनको सेमी ऑटोनॉमस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और ये खुद का डीएनए होने की वजह से अपना कुछ प्रोटीन्स जो है खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कुछ प्रोटीन ये सेल पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस इनको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में। और नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हमारा जो है दैट इज 6 नंबर पे हमारे प्रेजेंट है वैक्यूल। ठीक है बच्चों, तो अगर वैक्यूल के बारे में बात की जाए, वैक्यूल आपने सभी ने देखा कि प्लांट सेल का मैक्सिमम 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ये अकेला वैक्यूल कवर कर लेता है। यानी कि वाह यार क्या लाजवाब चीज है, इसने तो पूरे सेल की वाट ही लगा डाली।
ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है, यानी कि देखो बच्चों कितनी खतरनाक चीज है ये वैक्यूल। अब इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर हम समझे कि ये फंक्शन क्या करता है, तो ये दिस वैक्यूल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू सेल, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू सेल्स, टर्जिडिटी टू सेल, सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। बच्चों एक बात मैं समझा देता हूं आपको, व्हाट डज दिस टर्जिडिटी मीन। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल, प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल, और ये सेल वॉल क्या करती है, बस्ट होने से बचाती है। उसी तरीके से जो ये सेल के अंदर ये वैक्यूल, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बड़ा सा वैक्यूल है, तो मान लीजिए सेल की टर्जिडिटी होती है जब सेल अपने एक्चुअल शेप में होती है, देन इट इज कॉल्ड एज फुल्ली टर्जिड, यानी कि उसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब मान लीजिए वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा, अगर H2O बाहर आ रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस, वाटर ऑस्मोसिस अगर सेल से बाहर हो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और जब सेल के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इसका ऑपोजिट। ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए, व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट डज द टर्म कॉल्ड एज व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, ऑपोजिट टू एक्सोस्मोसिस। चलो मैं ही बता देता हूं, इसको बोलते हैं बच्चों एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो जब एक्सोस्मोसिस होता है, सेल में वाटर की कमी हो रही है, तो सेल क्या ट्राई करती है, सेल ट्राई करती है कि अपनी शेप को मेंटेन करके रखे, यानी कि अपनी टर्जिडिटी मेंटेन करके रहे, फुल्ली टर्जिड बन के रहे, सॉलिड बन के रहे। अंदर से बंदा कमजोर हो रहा है लेकिन बाहर से ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है वैक्यूल का। वैक्यूल अपने अंदर स्टोर्ड वाटर को सेल में डालना शुरू कर देता है, हेंस इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस वैक्यूल के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूजफुल और वेस्ट दोनों सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एमिनो एसिड आप सबको पता है, एमिनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन, तो एमिनो एसिड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। वैक्यूल के अंदर शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जी हाँ बच्चों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स यानी कि वो प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जितने भी तरह के फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, उतने ही तरह के प्रोटीन्स होते हैं, और वो सारे टाइप्स के प्रोटीन इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि ये तो हमने बात की कि जो यूजफुल चीजें थी। अब जो वैक्यूल के टाइप की बात कर लेते हैं, एक आध टाइप की बात कर देते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है लेकिन उसने एग्जैक्ट टर्म यूज नहीं किया है, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है, देखो बच्चों आपने नाम सुना होगा अमीबा। ठीक है बच्चों, ये अमीबा जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। एक वैक्यूल होता है जिसमें फूड होता है, उस वैक्यूल को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवाया जाता है। लाइसोसोम के एंजाइम से उस वैक्यूल के अंदर जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, वहां से इंपॉर्टेंट चीजें कार्बोहाइड्रेट या फिर फूड के डाइजेशन के बाद जो चीजें बनती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बनता है उसको सेल के बाहर निकाल दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस करके। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया वैक्यूल का रोल। सिमिलरली कुछ ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में भी, जब हमारे डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं, ब्लड में जो सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, वो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वो उसको फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, यानी कि उसको इंगल्फ कर लेती है फॉरेन पार्टिकल को वो सेल, और वो होता है एक वैक्यूल में जिसको फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। और उस वैक्यूल के फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूजन करवाते हैं, यानी कि लाइसोसोम और उस वैक्यूल को जोड़ देते हैं। लाइसोसोम अपने सारे एंजाइम इस वैक्यूल के अंदर डाल देता है, उसमें होता है डाइजेशन और इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, बाकी जो वेस्ट बचा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक और रोल आता है। लाइसोसोम का रोल सिर्फ पूरे सेल की डेथ करना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने लाइसोसोम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि वो फूड को भी डाइजेस्ट करता है, वो सेल ऑर्गेनल जो बूढ़े हो चुके हैं, जो काम के नहीं है, उन्हें भी डाइजेस्ट करता है। और जब इंजरी हो जाती है सेल में, इरिवर्सिबल इंजरी, यानी कि अब सेल के पास कोई रास्ता नहीं है, सेल खुद को ठीक नहीं कर सकती, अब सेल को मरना ही पड़ेगा, उस वक्त भी लाइसोसोम का रोल आता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, लाइसोसोम जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पूरी सेल को किल करे, लाइसोसोम तीनों तरह के काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई इसकी। अब बच्चों एक और चीज आती है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी एक तरीके का वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों। बैक्टीरिया में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक वैक्यूल के अंदर भर दिया जाता है, और उस वैक्यूल के पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। दैट मीन्स दैट वैक्यूल हैज कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब ये वेस्ट मटेरियल से भर जाता है, इसको लेकर जाते हैं हम सेल की बाउंड्री पर। मान लीजिए पूरा जो पेपर है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बाउंड्री पर वैक्यूल को लेकर जाते हैं, और वहां पर जैसे ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर की सारी चीजें बाहर निकल जाती है, यानी कि सेल के बाहर चली जाती है, और इसलिए इसको नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद एनसीईआरटी का जो लास्ट पैराग्राफ है, कंक्लूसिव पैराग्राफ, जिसमें कंक्लूड किया गया है
उसमें हम ये बात कहते हैं कि हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये सारी चीज़ें मिलकर सेल जो है अपने आप में एक लिविंग एंटाइटी है, और सेल एक स्मॉलेस्ट ऐसी एंटाइटी है जो अपने आप में जिंदा रह सकती है, यानी कि लिविंग बीइंग की तरह परफॉर्म कर सकती है। हेंस we have proved that cell is the fundamental structure and unit of living organism. फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, इसका मतलब हमने इस चैप्टर में जो पूरा डिस्कस किया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सेल जो होती है ये फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये बात बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन एक चीज़ वो भी और बची है, और वो एज पर एज आर प्रोमिस जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी, दैट इज वी हैव टू टॉक अबाउट सेल डिवीजन। बच्चों ध्यान से देखना, सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में बच्चों ध्यान रखना, मान लीजिए हम ह्यूमन की बात करें, पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको बता देता हूँ। अगर हम ह्यूमन की सेल की बात करते हैं तो हमारे अंदर होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन यानी कि क्रोमोसोम। हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अगर हमारे अंदर होंगे, इसका मतलब वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम, यानी कि हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब बच्चों अगर क्रोमोसोम का नंबर एक भी ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और अगर एक क्रोमोसोम कम हुआ तो भी हमारे अंदर दिक्कत आ जाएगी, यानी कि कम और ज़्यादा दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर 46 होना चाहिए। अब बच्चों माइटोसिस जो डिवीजन होती है उसमें जब सेल डिवाइड होती है तो मान लीजिए इनिशियली क्रोमोसोम का नंबर 46 था, और सेल डिवाइड होने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 46 रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल में है, यानी कि दोनों में 46 प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर था वो इक्वल है, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। और हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ डिवीजन होती है, कोई हमें इंजरी हो जाती है, कहीं से छिल जाता है, उसके ऊपर जब हमारी स्किन दोबारा रिफॉर्म होती है, यानी कि हमारी स्किन की एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करके उसको कवर करती है, तो वो वाली जो डिवीजन होती हैं वो सारी डिवीजन होती है माइटोसिस। मियोसिस जो है बहुत रेयर डिवीजन है, और सिर्फ हमारी बॉडी में एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये मियोसिस डिवीजन होती है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये मियोसिस डिवीजन होती क्या है बच्चों। एक्चुअल में मान लीजिए एक बेबी का बर्थ हुआ और हम ये बोलते हैं कि इसको कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिली, कुछ चीज़ें अपनी मदर से मिली। तो यानी कि बच्चों अगर उस एम्ब्रियो के अंदर, बेबी के अंदर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर भी 46 है, इसका मतलब इसमें से 23 इसको मदर से मिले होंगे, 23 इसको फादर से मिले होंगे, यानी कि जो मेल गमीट्स होता है, मेल गमीट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म से आए होंगे, 23 क्रोमोसोम्स ओवम से आए होंगे, और इन दोनों से मिलाकर ये एम्ब्रियो बना होगा। इसका मतलब बच्चों फादर की कोई सेल जिसके 46 क्रोमोसोम थे उसमें कोई ऐसी डिवीजन हुई जिसने क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया, यानी कि 23 कर दिया। और सिमिलरली मदर में भी कोई ऐसी डिवीजन हुई होगी जिसने क्रोमोसोम के नंबर को 46 से 23 कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया। तो बच्चों जिस ऐसी डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, और इसी को हम बोलते हैं मियोसिस। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें गैमीट्स में देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ मियोसिस होता है। बाकी हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, किसी इंजरी में, किसी भी कंडीशन में हर जगह जो डिवीजन होती है दैट इज माइटोसिस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। और इसके बारे में आप जब 11th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे तो वहां पर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों दिस चैप्टर वी हैव फिनिश्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी रिप्लाइंग योर ऑल द डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।